आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस पर आतंकवादी हमले की साजिश। महाराष्ट्र में बाल हत्याकांड के आरोपियों की फांसी की सजा रद्द। गांजा बेच रहे थे मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी। राज्य में वीकेंड लॉकडाउन का भविष्य शुक्रवार को निश्चित होगा। कांग्रेस ने मेयर चुनाव पर मजाक उड़ाया। नागरिकों के न्यायालय में प्रवेश पर रोक लगाने की फिर से कार्यवाही। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। पता चला है कि गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को चेतावनी दी गई है कि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। इंडिया टुडे ने खुफिया एजेंसियों की ओर से दी गई 9 पेज की रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में खबर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की जान दांव पर लगी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आतंकवादी गणमान्य व्यक्तियों के साथ सार्वजनिक स्थानों, महत्वपूर्ण इमारतों और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। हमलावर ने दोपहर बाद पुलिस भर्ती केंद्र के सामने हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक साजिश के पीछे लश्कर-ए-तैयबा, द आंसर फोर्स, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ बताया जा रहा है। इस साजिश की पृष्ठभूमि में खालिस्तानी समूहों द्वारा पाकिस्तान में आंदोलन शुरू करने की भी खबर है। महाराष्ट्र में बाल हत्याकांड के आरोपियों की फांसी की सजा रद्द। पूरे महाराष्ट्र को हिला देने वाले बाल हत्याकांड में 2 बहनों की फांसी की सजा रद्द कर दी गई है। इस चौंकाने वाले परिणाम ने एक बार फिर उस दुर्भाग्यपूर्ण मामले की याद ताज़ा कर दी है। कोल्हापुर की रेणुका शिंदे और सीमा गावित, जिन्हें 1996 के एक बच्चे की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि कोल्हापुर की रेणुका शिंदे और सीमा गावित को मौत की सजा, जिन्हें 1996 के बच्चे की हत्या के मामले में सजा सुनाई गई थी, उनको देरी के कारण आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने दोनों बहनों की मौत की सजा को रद्द कर दिया है। 9 बच्चों की हत्या करने वाली गावित बहनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों बहनों ने फांसी को उम्र कैद में बदलने की मांग की थी। इस आधार पर कोर्ट ने उनकी फांसी को रद्द कर दिया है। गांजा बेच रहे थे मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सेवा में तैनात 2 सुरक्षाकर्मी गांजा बेचने के कारोबार में फंसे हुए पाए गए हैं। इस मामले में पुलिस महकमे की इज्जत दांव पर लगी है। वर्तमान में उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों की सुरक्षा कई कारणों से चर्चा और बहस का विषय बन गई है। इसमें यह नया मामला जुड़ गया है। पता चला है कि बेंगलुरु इलाके में 2 पुलिसकर्मी एक पेडलर से गांजा खरीदने बेचने में संलिप्त थे। दोनों बेंगलुरु के कोरमंगल पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल पद पर तैनात थे। उसने इस भ्रम के भांग बिक्री नेटवर्क स्थापित किया था कि किसी को उस पर शक नहीं होगा, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल व्यक्तियों की सुरक्षा के घेरे में था। हालांकि पुलिस ने उसका पर्दाफाश कर दिया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। राज्य में वीकेंड लॉकडाउन का भविष्य शुक्रवार को निश्चित होगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक में सप्ताहांत कर्फ्यू जारी रखने का फैसला करने के लिए शुक्रवार तक इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन सरकार ने पूर्ण तालाबंदी की किसी भी संभावना से इनकार किया। बोम्मई की कोविड-19 तकनीकी सलाहकार समिति के साथ बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री आर अशोक ने स्पष्ट किया कि पूर्ण तालाबंदी नहीं होगी। कोविड-19 की तीसरी लहर 25 जनवरी के आसपास अपने चरम पर पहुंच सकती है। उसके बाद मामलों की संख्या में कमी आएगी। अशोक ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए महाराष्ट्र और दिल्ली में रुझानों की तुलना करते हुए कहा, पहली लहर 4 महीने में और दूसरी 3 महीने में चरम पर पहुंच गई। इस बार करीब 1 महीने में यह अपने चरम पर पहुंच जाएगा।
कांग्रेस ने मेयर चुनाव पर मजाक उड़ाया। नगर निगम के चुनाव के साथ 4 महीने की अवधि उलट गई है। हालांकि अभी तक पार्षदों का शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। साथ ही मेयर के चुनाव अभी भी अनिश्चित है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक सतीश जारकिहोली इसका मजाक बनाया है। माध्यम प्रतिनिधियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मनपा में अभी अभय पाटिल महापौर और अनिल बेनके डिप्टी मेयर बने हैं। उन्होंने ये मजाक निगम प्रबंधन को लेकर पत्रकारों द्वारा उठाए गए सवाल पर बात करते हुए किया। फिलहाल निगम पार्षद के चुनाव के बाद भी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। उन्होंने शपथ नहीं ली है। इसे लेकर राज्य सरकार को कोई शिकायत नहीं है। ऐसे में 2 विधायक निगम का कामकाज चला रहे हैं। उन्होंने पार्षदों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी ली है। हालांकि नगर सेवकों को उनका हक मिलने में अभी और कितने महीने लगेंगे ये कहना संभव नहीं है, ऐसी आलोचना की। नागरिकों के न्यायालय में प्रवेश पर रोक लगाने की फिर से कार्यवाही। जबकि सरकार कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, नए दिशा निर्देश अब नागरिकों को एहतियात के तौर पर अदालतों में प्रवेश करने से रोकते हैं और आज से केवल वकीलों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी। कोरोना का संक्रमण दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। कोर्ट परिसर में जिले के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में नागरिक आते हैं। इन लोगों के अपने दावों, सुनवाई की तारीखों आदि के प्रसंस्करण के लिए आने के कारण कोरोना फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। नए दिशा निर्देशों के तहत एहतियात के तौर पर मंगलवार को केवल वकीलों को ही अदालत में प्रवेश की अनुमति होगी। वकीलों, साथ ही हिरासत में अभियुक्तों को छोड़कर अन्य नागरिकों सहित आपातकालीन मामलों में गवाहों को अदालत में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। बेलगाम कोर्ट परिसर को आज कोरोना गाइड लिस्ट के नए आदेश पर अमल करते हुए मुख्य द्वार से बंद कर दिया गया। प्रवेश द्वार पर एक पुलिस घेरा स्थापित किया गया है और वकील को छोड़कर केवल पुलिस और नियुक्त अदालत कर्मियों को ही अदालत परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। तिलकवाड़ी स्थित कला मंदिर के कामकाज पर धारवाड़ हाईकोर्ट की बेंच की ओर से दी गई सूचना के बाद नगर निगम ने कामकाज शुरू कर दिया है। नगर निगम के निर्माण विभाग ने कला मंदिर स्थल पर निर्माण की सही स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने का काम हाथ में लिया है। न्यायालय को नियोजित बहुउद्देशीय व्यापार केंद्र के निर्माण के लिए भेजी गई दुकानों को सही लोकेशन की भी जानकारी दी जाएगी। वो जानकारी एक मानचित्र के साथ बनाई जा रही है। शुक्रवार को मनपा के दक्षिण उपमंडल के अधिकारी और कर्मचारी दिन भर इसी काम में लगे रहे। उन्होंने इस काम में निगम के कानून विभाग की भी मदद ली। कला मंदिर परिसर में नियोजित बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर के संबंध में उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ में दायर अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। ये जानकारी नगर निगम उस दिन बेंच में पेश करेगा। निर्माण विभाग ने 1 सप्ताह के लिए पूर्व तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि समय पर जानकारी एकत्र करना और दस्तावेज जमा करना संभव नहीं है। बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर वर्तमान में विवाद का विषय है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत परिसर का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन 15 व्यापारियों ने परिसर के निर्माण के खिलाफ पीठ में अवमानना याचिका दायर की है।
दूधसागर के पास अमरावती एक्सप्रेस पटरी से उतरी। मंगलवार सुबह दूधसागर और कारजोल के बीच वास्को दी गामा हावड़ा अमरावती एक्सप्रेस के पहिए एक पटरी से उतर गए। ट्रेन वास्को दी गामा से सुबह 6:30 बजे निकली और दूधसागर से सुबह 8:50 बजे रवाना हुई। इसी बीच कुछ दूर पर इंजन के 2 पहिए पटरी से उतर गए। इस घटना में ट्रेन के सभी यात्री और कर्मचारी सुरक्षित है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। दुर्घटना निवारण ट्रेन और चिकित्सा उपकरण वैन सुबह 9:45 बजे कैसर लॉक से रवाना हुई और 10:35 बजे घटनास्थल पर पहुंची। घटना की सूचना मिलते ही रेल विभाग के अधिकारी अरविंद मालखेड़े वरिष्ठ अधिकारियों की मंडलीय टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सभी यात्रियों को उनके मार्गदर्शन में जलपान भी कराया गया। रेलवे के महाप्रबंधक संजीव किशोर, अपर महाप्रबंधक पीके मिश्रा, प्रधान मुख्य अभियंता SPS गुप्ता के नेतृत्व में एक वरिष्ठ अधिकारी मुख्य सुरक्षा अधिकारी आलोक तिवारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फेसबुक फ्रेंड सर्कल द्वारा बेसहारा वृद्ध की मदद। फेसबुक फ्रेंड सर्कल और हेल्प फॉर नीडी के कार्यकर्ताओं ने बेसहारा वृद्ध को सहायता प्रदान की। सुरेंद्र अनगोलकर, संतोष दरेकर और टी अब्दुल ने उसकी पहल की। मठ गली में एक परिसर के सामने बूढ़ा बेहोश पड़ा था। वो भी कड़ाके की ठंड में दुकान के दरवाजे के सामने सो रहा था। यहाँ के नागरिकों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की। इसकी सूचना मिलने के बाद ये कार्यकर्ता उनसे मिले। उन्हें खासबाग के निराधार शेल्टर में भर्ती कराया गया। इन कार्यकर्ताओं की पहल पर नागरिकों ने संतोष जताया। निपानी में शहीदों को अभिवादन। यदि लोकतंत्र में जन आंदोलन को मजबूती से खड़ा करना है तो अंतिम सफलता लोगों की होती है। सीमा को और तेज किया गया तो सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसे विचार प्राध्यापक डॉक्टर अच्युत माने ने शहीदों का अभिवादन करते वक्त प्रकट किए। सीमा आंदोलन के शहीदों को नमन करने के अवसर पर निपानी में अभिवादन किया। साकरवाड़ी में सीमा युद्ध के एक अनुभवी तुकाराम सावंत ने शहीद कमलाबाई मोहिते की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर बोलते हुए निपानी भाग महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष जयराम मिराजकर ने कहा कि शासकों की इच्छा की कमी के कारण ये मुद्दा आज तक प्रलंबित था। इस समय बेलगाम जिला शिवसेना प्रमुख बाबासाहेब खंबे, प्रशांत नाईक, विठ्ठल वाघमोडे, प्राध्यापक भरत पाटील, प्रशांत गुंडे, महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ता, शिवसैनिक और मराठी भाषिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों की मौत पर रिपोर्ट मांगी। बेलगाम जिले के रामदुर के 3 बच्चों की बीम्स अस्पताल में मौत हो गई। मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। मामले में 2 कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घटना पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। बेलगाम के जिला कलेक्टर MG हिरेमठ उन्होंने फोन पर संपर्क कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। रूबेला का टीका बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इस बीच स्वास्थ्य अधिकारियों की लापरवाही के कारण रूबेला का इंजेक्शन लगने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान रामदुर्ग तालुका के बोचबाल गांव के पवित्र हुलगुर, मधु उमेश कुरगुंडी और चेतन पुजारी के रूप में हुई है। अन्य 2 बच्चों का इलाज चल रहा है। ये दिल दहला देने वाली घटना स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई है। नर्स ने एक निजी फार्मासिस्ट से वैक्सीन खरीदी और उसे कोल्ड स्टोरेज में रखने के बजाय होटल के फ्रिज में रख दिया। अगले दिन बच्चों का टीकाकरण किया गया। वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखने के कारण बच्चों की मौत हो गई, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। प्राध्यापक डॉक्टर ND पाटिल का अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र में कई आंदोलनों के प्रभावी नेता प्राध्यापक डॉक्टर ND पाटिल का अंतिम संस्कार मंगलवार के दिन किया गया। शोक और मातम के माहौल में पाटिल को अंतिम विदाई दी गई। कोल्हापुर के कस्बा बवाड़ा में अंतिम संस्कार किया गया। इस समय ND पाटिल अमर रहे ऐसी भावुक घोषणाओं के साथ उन्हें विदाई दी गई। इस बार दर्शकों की आंखें नम हो गई। प्राध्यापक ND पाटिल ने किसान मजदूर पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता हमेशा कायम रखी है। वो हाल ही में कोल्हापुर में टोल की लड़ाई में भी आक्रामक थे। सरकार चाहे जो भी हो, वे मजदूर वर्ग, किसानों और वंचितों के फैसलों के खिलाफ संघर्ष पैदा करने के लिए काम कर रहे थे। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पाटिल के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर अंतिम श्रद्धांजलि दी। राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात के साथ गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने भी श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, मनोहर शिंदे, सांसद संजय मांडलिक आदि मौजूद थे। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट, सेन की वापसी। उभरते हुए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने खेल के तनाव को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से मंगलवार से शुरू हो रही सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप से नाम वापस ले लिया है। पुरुष युगल जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने भी टूर्नामेंट में नहीं खेलने का फैसला किया है। तो अब मुख्य रूप से शीर्ष क्रम के PV सिंधु की परफॉर्मेंस पर फैंस की नजर होगी।
एशियाई कप से भारत में महिला फुटबॉल के प्रसार को तेजी। भारतीय महिला टीम की कप्तान आशालता देवी ने कहा कि आगामी AFC एशियन कप से भारत में महिला फुटबॉल के प्रसार में तेजी आएगी और खेल देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। इस साल पहली बार भारत के पास महिला एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करने का मौका है। मैच 20 जनवरी से 6 फरवरी तक मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में खेले जाएंगे। आशालता को उम्मीद है कि एशियाई खेलों की मेजबानी देश की युवा पीढ़ी को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करेगी। फाइनल में गत चैंपियन बंगाल वॉरियर्स ने तेलुगु टाइटंस को हराया। प्रो कबड्डी लीग के 61वें मैच में गत चैंपियन बंगाल वॉरियर्स ने तेलुगु टाइटंस को 28-27 से हराया। रोमांचक मुकाबले में बंगाल के मनिंदर सिंह ने 10 अंक बनाकर टीम को जीत दिलाई। रण सिंह ने डिफेंस में 4 अंक लिए। ये सच है कि रजनीश दलाल ने टाइटंस से 11 अंक लिए, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके। अहमदाबाद की टीम के लिए खेलेंगे ये 3 धुरंधर। IPL 2022 मेगा ऑक्शन से पहले हार्दिक पांड्या, राशिद खान और शुभमन गिल अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का हिस्सा होंगे। अहमदाबाद IPL की नई टीम है। टीम के पास मेगा ऑक्शन से पहले 3 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार है। इसके तहत उन्होंने हार्दिक, राशिद और शुभमन को चुना है। अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ने अपने कोचिंग स्टाफ का भी चयन कर लिया है। टीम में आशीष नेहरा और गैरी कर्स्टन शामिल है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।